हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले वीडियो में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और तो क्वेश्चन ये था कि कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि वैसे कंट्री का नाम है यूके को यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, फिर न्यूजीलैंड और इजराइल। ये कंट्री है जिनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ लोग कमेंट में आंसर सही दिए थे, लेकिन मैं आप सब के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं और पहले वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड एंड इजराइल के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब बात करते हैं इस वीडियो का। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पिछले वीडियो में मैंने बस कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या डेफिनेशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी होता है। तो हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जब बात करते हैं तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, लेकिन ये कब इम्प्लीमेंट किया गया था, ये केम इनटू फोर्स कब आया? इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। अब देखिए एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और 26 जनवरी को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। अब बात करते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इट टुक ओवर 3 ईयर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना साल लग गया? ऑलमोस्ट 3 ईयर। अगर एग्जैक्ट टाइम का बात किया जाए तो उसमें कितना टाइम हम बोलेंगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि कितने दिन लग गए थे। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था तो उस ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था पहले वीडियो में कि इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको टाइप किया गया था या प्रिंट किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाला बात है कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इट वाज हैंड रिटन, मतलब हाथ से लिखा गया था। और जब हाथ से लिखा गया था तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि वो लिखने वाले कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण हैज़ रिटन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फैक्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो लेकिन मैंने ये ऐड किया है कि प्रेम बिहारी नारायण जो क्या किए थे? कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे थे। अब एक चीज़ और है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था तो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ओरिजिनली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब लिखा गया था तो उस टाइम 2 लैंग्वेज में लिखा गया था, एक था इंग्लिश और एक हिंदी। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि कौन कौन से लैंग्वेज में ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था तो इट वॉज इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। अब हम बात करेंगे जो इस वीडियो से रिलेटेड था, कि जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रिटन एग्ज़ाम भी देते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी ऐड मैंने किए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है डिस्कस करना, और इस वीडियो के थ्रू हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला चीज़ ये है कि इंडिया हैज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है ये समझना ज़रूरी है। सब लोग यही बोलते हैं कि इंडिया हैज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन क्यों है ये बहुत कम लोग को पता है। तो इंडिया हैज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 22 पार्ट में बटे हुए थे और 8 स्केड्यूल थे। इतना सारा आर्टिकल्स इतने पार्ट्स में और 8 स्केड्यूल्स भी थे स्टार्टिंग में, इसीलिए इसको लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है।
और एक बात और है कि जब 1950 में ये जब केम इनटू फोर्स हुआ, मतलब जब इसको लागू किया गया, उसके बाद से भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स को ऐड किए गए हैं। तो इस वीडियो का क्वेश्चन यही है कि आप लोग बताइए कि अभी के टाइम के अकॉर्डिंग कितने आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और कितने स्केड्यूल्स हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा फीचर क्या है कि इट इज़ बोरोड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड किए गए हैं जो कि खुद इंडिया का नहीं है, वो कहीं से बोरो किया गया है। अब ऐसा होता है ना कि किसी अदर कंट्री का जो क्वालिटी बहुत अच्छा है तो उसको हम लोग क्या कर लिए, बोरो कर लिए, और उसके बाद हम वो फीचर्स इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करने लगे। अब बोरो किया गया, अब जैसे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ बोरो किया गया है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि जैसे इंडिया में क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है सिटीजन्स को, तो ये कहाँ से बोरो किया गया है, यूएसए से। ठीक है, फिर एक इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। हम लोग फीचर्स में आगे देखेंगे कि सोलिटरी सिटीजनशिप होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। तो ये कहाँ से बोरो किया गया है, यूनाइटेड किंगडम से। फिर इंडिया इज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक फीचर है, लेकिन ये भी बोरो किया गया है कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यूनाइटेड किंगडम से ये बोरो किया गया है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब यूनाइटेड किंगडम में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसी को बोरो किया गया है, और इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से बोरो किया गया है। फिर एक और मैंने ऐड किया है कि आयरलैंड से डीपीएसपी बोरो किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये बोरो कौन कौन फीचर्स, मतलब कौन कौन से प्रोविजंस और कौन कौन से कंट्री से बोरो किए गए हैं, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इतना बता दिया, फंडामेंटल राइट यूएसए से, सिंगल सिटीजनशिप और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनाइटेड किंगडम से, रसिया से फंडामेंटल ड्यूटी, और आयरलैंड से डीपीएसपी। तो ये चीज़ बहुत समझने वाली बात है। उसके अलावा क्या है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी फीचर। अब यहाँ पे पहले हमको फेडरल सिस्टम समझना पड़ेगा। तो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब मैंने क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन का जब डेफिनेशन बताया था तो उसमें क्या बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप को भी स्टैब्लिश करता है और उसके क्या क्या कैसे कैसे रिलेशनशिप हो सकते हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब हम लोग जब लिस्ट का बात करेंगे, जैसे 3 लिस्ट होते हैं, एक होते हैं यूनियन लिस्ट, फिर एक स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर कौन लॉज बना सकते हैं, तो यूनियन। फिर सेंटर जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके बाद आता है कि स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट लिस्ट होता है। स्टेट लिस्ट में जितने सारे टॉपिक्स है उस पर स्टेट क्या करता है, लॉ बनाता है। अब यहाँ पे लेकिन फेडरल सिस्टम तो ये है, लेकिन विथ यूनिटरी फीचर, मतलब कि यूनिटरी बायस्ड है। अब हम इसको समझेंगे कि यूनिटरी बायस्ड क्यों है। अब देखिए, फिर एक आता है कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट में ऐसे मतलब टॉपिक होते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एजुकेशन का अगर हम बात करते हैं तो स्टेट भी इस पे लॉ बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिटरी बायस्ड इसलिए है क्योंकि अगर कभी भी कोई एक टॉपिक पे अगर लॉज बनाया है स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट भी, तो जो यूनियन गवर्नमेंट का जो लॉ है वही प्रिवेल करेगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर तो है लेकिन सेंटर स्ट्रांग है। ठीक है, स्टेट नहीं, सेंटर स्ट्रांग है। और यहाँ पे अगर कभी भी लॉज में अगर मान लीजिए कि मतभेद होते हैं कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है कुछ और लॉ पास किए, मतलब सेम टॉपिक पे या सेम थिंग पे अगर कुछ स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास करते हैं और वही सेम टॉपिक पे अगर क्या बोलते हैं यूनियन लॉ पास करता है, मतलब सेंटर लॉ पास करता है, तो हमेशा सेंटर का जो लॉ बना हुआ है वही प्रिवेल करेगा। तो वही बात बताया गया है कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी फीचर है, मतलब यूनिटरी बायस्ड है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, इसी वजह से जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी बायस्ड है, इसीलिए कुछ लोग हैं, मतलब अगर आप बात करेंगे तो एक हैं, इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया इज कॉल्ड क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल इसीलिए बोला है क्योंकि फेडरल है लेकिन यूनिटरी बायस्ड है। ठीक है, तो क्वासी फेडरल कौन बोले थे, ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया इज कॉल्ड क्वासी फेडरल बाय हुम, तो केसी वेयर, इनका नाम है केसी वेयर, जिन्होंने इंडिया को क्या बोला था, क्वासी फेडरल। ठीक है,
फिर एक अलग जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम ये समझेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। अगर सिंपली अगर समझना है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर में, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी में कैबिनेट मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल। अब वो उनका इलेक्शन होता है, ये सब हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि जब पार्लियामेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें समझेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब सोचने वाली बात है कि रिजिड भी है, मतलब रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, एक ही टाइम पे दोनों कैसे हो सकता है? तो हाँ, ऐसा है कि मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड है और फ्लेक्सिबल भी है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल क्यों है। तो फ्लेक्सिबल इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड करने के लिए बस सिंपल मेजॉरिटी का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मतलब सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही हम लोग कुछ कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको हम अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हम लोग ईजिली आसानी से क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल है। लेकिन अब बात करते हैं कि रिजिड क्यों है। तो रिजिड एक टाइम पे मतलब सेम टाइम पे रिजिड भी इसलिए है क्योंकि कुछ प्रोविजंस को तो हम लोग ईजिली मतलब सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे भी होते हैं जिसको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था रिजिड और फ्लेक्सिबल के बारे में। फिर है सॉलिटरी सिटीजनशिप। अब सॉलिटरी सिटीजनशिप मैंने बता दिया है कि मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि सिंगल सिटीजनशिप होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, अगर मान लीजिए किसी और कंट्री में जाके वहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हैं तो इंडिया का सिटीजनशिप आपका तुरंत का तुरंत ख़त्म हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। अब ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, मतलब हम लोग 3 बॉडीज़ फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, क्या क्या था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियरी। तो ये जुडिशियरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कभी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं ऑन द वर्किंग ऑफ जुडिशियरी। ये चीज़ है। कुछ कुछ और फीचर्स हैं जैसे कि डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें मतलब कुछ कुछ ऐसे रूल दिए गए हैं जिसमें स्टेट को ये सब क्या एक प्रिंसिपल बताया गया है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब एक डायरेक्शन दिया गया है। मतलब डीपीएसपी में यही बताया है कि स्टेट कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसके थ्रू मतलब स्टेट के वेलफेयर के लिए कुछ कुछ लॉ बना सकते हैं। ठीक है, फिर और क्या है, फंडामेंटल राइट्स है जो कि सिटीजन्स को दिया जाता है। फिर उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि फ़ीचर्स इतना ही है और कुछ कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट फीचर्स थे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा। तो होप कि उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। आप अपना खुद का फ़ायदा तो कर ही लिए हैं इस वीडियो को देख के समझ के, तो उनको भी शेयर कीजिए और उनको भी ये कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो होप यू लव दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।